हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ यूग्लिनॉइड्स, वो जो कि प्रोटिस्टा का अगला ग्रुप है। पिछले वीडियो में मैं प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कशन कर चुका था, तो आज हम अगला ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, तो देखो यूग्लिनॉइड्स के बारे में अगर हम बात करें तो यूग्लिनॉइड्स की हैबिटेट जो है फ्रेश वाटर में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ये। ठीक है, उसके साथ अगर हम कहें यहाँ पर तो दे आर फाउंड मोस्टली इन स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ पर ठहरा हुआ पानी होता है, जैसे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनके अंदर यहाँ पर ये मोस्टली मिलेंगे आपको। आई बस में अगली बात, दे कैन स्विम एक्टिवली इन द मीडियम बाय द फ्लैजिला। अब याद करो, आपको हमने क्राइसोफाइट जब कहा था तो मैंने कहा था वो पैसिवली फ्लोट करने वाले ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहाँ पर ये एक्टिवली स्विम करने वाले ऑर्गेनिज्म है, माने ये अपनी एनर्जी यूज़ करते हुए फ्लैजिला की हेल्प से मूव करते हैं। और इनमें क्या दो फ्लैजिला हैं, टू फ्लैजिला विच आर अनइक्वल इन साइज। एक लार्ज होता है साइज में और एक साइज में छोटा होता है। तो टू फ्लैजिला आर देयर, वन इज़ लार्जर, वन इज़ स्मॉलर इन साइज। देन अगर हम बात करें यहाँ पर अबाउट द यूग्लिनॉइड्स, तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोफाइटिक है। होलोफाइटिक मतलब या मिक्सोट्रॉपिक जिसको मैं कहूँ, मतलब अगर सनलाइट अवेलेबल है तो ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हुए खुद का फूड खुद बना लेंगे। लेकिन सपोज करो अगर इनको डार्क कंडीशन में रखा गया तो उस केस में यहाँ पर ये सेप्रोफाइटिक या होलोजोइक, सेप्रोबाइक या होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, माने ये एनिमल लाइक फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में ये दोनों प्रॉपर्टी मिलती हो, क्या जब वो फोटोसिंथेटिक भी हो या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो, शो करते हो, तो ऐसी कंडीशन वाले ऑर्गेनिजम्स को हम मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। तो यूग्लिनॉइड्स मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकी खास बात हो गई। ये नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एक, कि ये मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। आई बात समझे। अब देखिए अगला, हम यहाँ पर अगर कहें यूग्लिनॉइड्स के बारे में, तो एक बात हमको समझ में आ जानी चाहिए कि यूग्लिनॉइड्स जो हैं इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये उस क्लोरोफिल को यूज़ करते हुए फूड बनाएंगे। अगला बॉडी के बारे में, तो इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। बॉडी फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर इनकी बॉडी के ऊपर प्रोटीन की रिच कवरिंग प्रेजेंट है, प्रोटीन रिच कवरिंग जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। और वो पेलिकल जो है इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये इजीली मूव कर सकते हैं। तो प्रोटीन रिच पेलिकल प्रेजेंट होना प्लस, अब अभी आगे स्ट्रक्चर में मैं दिखाऊंगा आपको कि फ्लैजिला जो हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, एक बेसल ग्रेन्यूल से, जिसको हम ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं। देखो ये डायग्राम देखो, एक सपोज करो ये एक फ्लैजिलेट का एक डायग्राम है। तो इस फ्लैजिलेट के डायग्राम में अगर आप देखो तो इनके देखो ये बेस पे यहाँ पर ये ब्लीफेरोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। ये ब्लीफेरोप्लास्ट जिनको हम बेसल ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं। तो ये एक नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से ओरिजिनेट हुए फ्लैजिला, बेसल ग्रैन्यूल या ब्लीफेरोप्लास्ट से। नाउ अगर हम इनके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में कहें, तो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं बाय पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज के थ्रू ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी दिखाते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, बिल्कुल क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है। और रिजर्व फूड मटेरियल इनमें क्या है, पैरामाइलोन, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, वो इनके अंदर रिजर्व मटेरियल की जैसे प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम कहें तो अभी फ्लैजिलेटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रूव नहीं हुआ डेफिनेटली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के थ्रू यहाँ पर परफॉर्म होता है। अब देखो आप यहाँ पर अगर यूग्लिना का एग्जाम्पल लो फ्लैजिलेटा में से, तो यू माइट हैव सीन कि वो लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में डिवाइड होता है इस तरह से, जैसे मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ ऐसे ही। देखो ये यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में एक साइटोकाइनेसिस हो रहा है, एंड फाइनली ये देखो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये दो डॉटर यूग्लिना के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर इनके अंदर जो है लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में डिवीज़न होता है। ठीक है, नाउ
अब उसके बाद अगला हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, उससे पहले देखो ये डायग्राम में यहाँ पर एक कुछ और चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा। यूग्लिना का डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें देखो ये पैराफ्लैजिलर बॉडी दिख रहा है, नीचे सोलन पार्ट, जहाँ से फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रहे हैं उसके बॉटम पे एक सोलन पार्ट है विच इज़ पैराफ्लैजिलर बॉडी, और उसके पास में एक और स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है स्टिग्मा या आई स्पॉट। तो ये स्टिग्मा या आई स्पॉट प्लस पैराफ्लैजिलर बॉडी दोनों मिलकर यहाँ पर लाइट रिसीव करने के एक फोटो रिसेप्टर के जैसे काम करते हैं। तो ये दे परसीव द लाइट, और उसके अकॉर्डिंग जो है ये हमेशा जो यूग्लिना है कोशिश करता है कि इन लाइटेड एरिया रहने की। तो ध्यान देना, ये नीट का क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पर लाइट को परसीव करने का काम कौन कर रहा है, स्टिग्मा एंड पैराफ्लैजिलर बॉडी दोनों मिलके ये जो है दे परसीव द स्टिमुलस ऑफ द लाइट यहाँ पर इन फ्लैजिलेटा या यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक इसके अंदर खास बात हो गई, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगली बात मैं यहाँ पर करूँ तो इसके अंदर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। फ्रेश वाटर बॉडी में मिलने वाली ऑर्गेनिज्म है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर जो एंडोस्मोसिस से अंदर जा रहा है उसको ये क्या करे, ये बाहर फेंकने में हेल्प करे। सिमिलरली ये पेलिकल देखो प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर हो गया, और इस प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर के कारण जो है इनके अंदर क्या होती है, यहाँ पर इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और यह इनको आसानी से मूव करने में हेल्प करती है। तो ये है। अब यूग्लिना के बारे में अगर एक बात कहूँ तो यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट। ओके, क्यों? दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है, अपन ने अभी कहा था मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है यहाँ पर, तो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। चलिए अब उसके बाद हम अगली बात करें यहाँ पर अबाउट द नेक्स्ट स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। नेक्स्ट ग्रुप स्लाइम मोल्ड्स आया। अब देखो बेटा, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो स्लाइम मोल्ड्स को हम यहाँ पर फंगस एनिमल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स एंड फंगस बोथ, दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं इनके अंदर, एनिमल्स के और फंगस के जैसे कैरेक्टर्स मिलते हैं यहाँ पर, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फंगस एनिमल्स कहते हैं। अब अगर हम इनके बारे में कहें भाई कि क्या कैरेक्टर ऐसे, तो नंबर 1 क्लोरोफिल इनके अंदर एब्सेंट है, और क्लोरोफिल नहीं है तो इस मतलब है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर्टी नहीं है इनके अंदर, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ नहीं होगा। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं ये, माने ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट वेजिटेशंस पे ग्रो करेंगे। तो ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे ऐसी जगहों पर जहाँ पर क्या हो, डिकेइंग वेजिटेशंस हो, और उन डिकेइंग वेजिटेशंस पे ये ग्रो करेंगे यहाँ पर। तो ये इनके अंदर एक खास बात हो गई। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके बारे में, तो नेक्स्ट एक बात ध्यान रखना कि स्लाइम मोल्ड जो हैं ये आसानी से ग्रो करेंगे उन जगहों पर जहाँ डिके हो रहा है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट खास बात यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट के लिए अगर हम कहें तो सोमेटिक जो बॉडी होती है इनकी, है ना, सोमेटिक जो पार्ट्स होते हैं उनमें यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। लेकिन जो स्पोर्स बनते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन दे हैव द ट्रू सेल वॉल, एंड ये सेल वॉल बनी हुई किसकी होती है उनके अंदर, दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। तो याद रखना, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, सोमेटिक पार्ट्स ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म स्लाइम मोल्ड जो हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। बट अगर मैं स्पोर्स के बारे में कहूँ तो स्पोर्स के अंदर ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर प्रेजेंट है, दोनों तरीके से ये। और स्पोर्स आर प्रोड्यूस, अब स्पोर्स कैसे बनते हैं, देखो स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली, ये स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर बनता है इनके अंदर। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं जब स्लाइम मोल्ड्स में, तो इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज़ बनेगी प्लाज्मोडियम के ऊपर, और वो फ्रूटिंग बॉडीज़ जो हैं उनके अंदर यहाँ पर क्या होगा, एंडोजीनस तरीके से स्पोर्स बनेंगे। अब फ्रूटिंग बॉडी को बनेंगी उससे मतलब, देखो यहाँ पर एक खास बात है कि स्लाइम मोल्ड्स के अंदर जब सूटेबल कंडीशंस होती हैं तो उन सूटेबल कंडीशंस के दौरान क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ द सेल वॉल होता है, मल्टी सेलुलर न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन बनती है यहाँ पर, जिसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो देखो यहाँ पर एग्रीगेशन ऑफ द वॉललेस मल्टी न्यूक्लिएटेड मास हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म का एग्रीगेशन, और ये देखो ये न्यूक्लियस हो गए यहाँ पर। ये फेवरेबल कंडीशन में बनने वाला स्टेज है जिसको हम प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, ठीक है।
जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो इन्हीं पे फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, स्पोरेंजा, और उनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो ध्यान देना, ये प्लाज्मोडियम यहाँ पर स्टेज है। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पर देखो ये कहा कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो है प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होते हैं एंड दे फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी, और उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये वही जो बात अभी मैंने कही वही है, एंडोजीनस तरीके से यहाँ पर बनते हैं। अगर एक बात यहाँ पर कही जाए, एक चीज़ जो ख़ास बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, है ना, वो एक सेकंड में इनको यहाँ से रब कर दूँ, हटा दूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँ। देखो यहाँ दो वर्ड्स हैं, कई बारी आपसे पूछ लेते हैं प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम में क्या डिफरेंस है। प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम, अब आप नोटिस करो, देखो दोनों की स्पेलिंग में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों की स्पेलिंग सेम है, सेम स्पेलिंग है, तो क्या डिफरेंस है भाई? कुछ ही डिफरेंस नहीं लग रहा है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। याद रखना, ये प्लाज्मोडियम जो मैंने पहला वाला लिखा है, ये स्लाइम मोल्ड्स की एक फेवरेबल कंडीशन में बनने वाली स्टेज है। लेकिन आप अभी जब प्रोटोजोआ देखोगे और प्रोटोजोआ में एक क्लास पढ़ोगे स्पोरोजोआ, तो वहाँ पर भी एक एनिमल का नाम भी मैं बताऊँगा, प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया पैरासाइट है, जो हमारे अंदर मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो अब क्या कैसे पता पड़ा भाई? प्लाज्मोडियम ये वाला मैंने कहा कि स्पोरोजोआ से बिलोंग कर रहा है ना, और मलेरिया पैरासाइट है ये एक तरह का। तो क्वेश्चन आया, सर कैसे पता पड़ेगा कि ये प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया पैरासाइट है जो स्पोरोजोआ से है, या प्लाज्मोडियम स्टेज है जो कि स्लाइम मोल्ड से है? हाउ कम? ठीक है, तो समझना, देखो बेटा, प्लाज्मोडियम अगर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ये प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जो है अगर लिखा होगा तो वो इटैलिक्स में लिखा हुआ होगा, इटैलिक्स में, जैसे अपन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं। और अगर हैंड रिटन है तो उस केस में इस प्लाज्मोडियम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ होगा, क्लियरली अंडरलाइन कराया हुआ होगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर ये जो है, अगर वो स्टेज है प्लाज्मोडियम, ये देखो मैं यहाँ पर एक सेकंड में ज़रा लिख दूँ, इसको रब कर दूँ। प्लाज्मोडियम के बारे में अगर मैं कहूँ, देखो तो यहाँ ये प्लाज्मोडियम स्टेज जो है, ये असल में जो एनिमल होगा उसको या तो इटैलिक्स में लिखा हुआ होगा या उसके पीछे अंडरलाइन, उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ होगा, बट नॉर्मल स्टेज में नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगला क्लास में डिस्कस करूँ यहाँ पर, तो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को पहले हम जो है एनिमल किंगडम में पहले फाइलम के जैसे पढ़ा करते थे। आई डू रिमेंबर कि मैं जब क्लास 11th और 12th में था तो मेरे टीचर्स ने मेरे को प्रोटोजोआ पहला किंगडम बताया था, एनिमल किंगडम के पहला फाइलम बताया था एनिमल किंगडम का। लेकिन आज जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हो तो उसमें जो पहला फाइलम आप पढ़ते हो वो पहला फाइलम होता है पॉरीफेरा, ठीक है, ना कि प्रोटोजोआ। क्यों? क्योंकि प्रोटोजोआ के एनिमल जो हैं वो क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको हमने क्या करा, एनिमल किंगडम से शिफ्ट करके और यहाँ ले आए इन द प्रोटिस्टा, और ये प्रोटोजोआ के नाम से। अब प्रोटोजोआ के बारे में बात करें भाई, किसने स्टडी किया? तो प्रोटोजोआ को स्टडी किया यहाँ पर किसने? एंटोइन ल्यूवेनहुक ने। एंटोइन ल्यूवेनहुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया, प्रोटोजोआ के बारे में। तो फर्स्ट स्टडीड बाय द एंटोइन ल्यूवेनहुक, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे ये। ये टर्म प्रोटोजोआ जो है ये किसने दी? दिस टर्म वाज गिवन बाय द गोल्डफस, एक फेमस साइंटिस्ट रहे ये भी, इन्होंने ये टर्म दी थी गोल्डफस ने यहाँ पर प्रोटोजोआ। देन कहाँ मिलते हैं भाई? हैबिटेट क्या है? तो अगर हम प्रोटोजोन के बारे में कहें तो ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्वेटिक कंडीशन में मिलेंगे, फ्रेश एंड मरीन दोनों कंडीशन में मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म फ्रेश कंडीशन वाटर में और कुछ मरीन वाटर में मिलते हैं। देयर आर सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक भी होते हैं, कुछ जो हैं इनमें से सिम्बायोटिक कंडीशन में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बट मोस्टली ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम कहते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे हीटोट्रॉपिक होते हैं। हीटोट्रॉपिक मतलब क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये हीटोट्रॉपिक होते हैं। देन ये बहुत प्रिमिटिव, जो मैंने कहा यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, तो बहुत प्रिमिटिव हैं एंड दे आर कॉल्ड एज द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल किंगडम, और इसीलिए इनको हम पहले क्या करते थे? फर्स्ट फाइलम की जैसे पढ़ा करते थे, लेकिन अब नहीं। ना प्रोटोजोआ को हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, और यहाँ एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इस प्रोटोजोआ को क्लासिफाइड करने का बेस क्या है?
किस बेस पे आपने इसको क्लासिफाइड किया प्रोटोजोआ को? ये 4 जो मैं क्लासेस दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान रखना टाइप ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, प्लस लोकोमोटरी ऑर्गन है या नहीं है, उसके बेसिस पे यहाँ पर हमने प्रोटोजोआ को 4 क्लासेस में क्लासिफाइड किया है। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है और है भी या नहीं है, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है तो वो, और अगर है तो कौन सा है, उसके बेसिस पे हमने इसको फ्लैजिलेटा, सीलेटा, अमीबॉइड एंड स्पोरोजोआ के अंदर डिवाइड किया है। तो अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोआ के बारे में। अब देखो, अमीबॉइड प्रोटोजोआ के बारे में कहूँ तो फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सी वाटर में मिल जाएंगे, इवन ये डैम्प एंड मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाएंगे। जहाँ पर सॉइल में नमी हो, मॉइस्चर कंटेंट हो, वहाँ पर भी ये आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनके बारे में अगर मैं कहूँ तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर इनमें देखें तो होलोजोइक होते हैं ये, यानी एनिमल लाइक फीडिंग इनके अंदर मिलती है, ये एनिमल्स लाइक फीडिंग करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम देखें यहाँ पर तो माने क्या है सपोज करो ये अमीबा है, अब ये देखो ये फूड है, तो अमीबा क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को एनलार्ज करता है और एनलार्ज करके उसको चारों तरफ से घेर के एनगल्फ कर लेता है, और ये एक फूड वैक्यूल बन गई। और इस फूड वैक्यूल के अंदर जो है लाइसोसोम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से रिलीज कर देता है। ये लाइसोसोम ने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज किया, जिनके प्रेजेंस में ये क्या हो गया, इनका फूड का डाइजेशन करते हैं, यानी बॉडी के अंदर एनगल्फ करके उसका फूड डाइजेस्ट करते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज व्हाट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है इनके अंदर, तो हम कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन इनके अंदर सूडोपोडिया होते हैं। सूडो मतलब फॉल्स, पोडा मतलब फीट, है ना, तो फॉल्स फीट, यानी ये एक्चुअल फीट्स नहीं है बट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म है जो कि सूडोपोडिया बनाते हैं, विच मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप इन अमीबॉइड्स। ये खुद भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, 4 तरीके के हो सकते हैं। पहला लोगोपोडिया, लोगोपोडिया ऐसे सूडोपोडिया हैं जिनके अंदर ये ब्रॉड होते हैं एंड ब्लंट सूडोपोडिया होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर अमीबा में कहूँ तो देखो ये अमीबा, ये सूडोपोडिया स्ट्रक्चर जो ये बढ़ रहा है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, और ये ब्लंट है, देखो ब्रॉड है, चौड़ा है ना। इस तरह के जो सूडोपोडिया होते हैं दीज आर कॉल्ड एज लोगोपोडिया। या अगला मैं कहूँ तो फाइलोपोडिया। फाइलोपोडिया में अगर हम कहें तो ये सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, अनसपोर्टेड होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन दूसरा जो टाइप है एक्सोपोडिया, एक्सोपोडिया के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं और विद एक्सियल फिलामेंट होते हैं, यानी इनके अंदर एक्सियल फिलामेंट्स प्रेजेंट है जो इनको सपोर्ट देते हैं अंदर। तो फाइलोपोडा और एक्सोपोडा में डिफरेंस जो है वो ये है कि वो भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है, वो लेकिन वहाँ पर उनके अंदर एक्सियल फिलामेंट नहीं है और यहाँ एक्सियल फिलामेंट है। अगला जो है रेटिकुलोपोडिया, तो देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, है ना। तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं और रेटिकुलेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और रेटिकुलेट टाइप से यहाँ पर जो है इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से 4 तरह के जो सूडोपोडिया जो है यहाँ पर अमीबॉइड्स प्रोटोजोन्स के अंदर हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो इनके अंदर बाइनरी फिशन हो सकता है, मल्टीपल फिशन हो सकता है। इन सम ऑफ द अमीबॉइड्स जो है हमने बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है, सॉरी हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखा है, तो वो यहाँ पर इसके अंदर हो सकता है। आई बात समझे? ठीक है, तो अब ये चीज़ ध्यान रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ऐसे होता है ना। अगर हम इनके बारे में कहें तो इनकी जो मरीन फॉर्म्स होती हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, उनमें सिलिका की शेल भी मिलती है उनकी बॉडी सरफेस पे, और सिलिका की शेल होने से ये एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई उनके अंदर, जो मरीन कंडीशन के लिए उनको एक तरह का एडेप्टेशन है। ठीक है, तो वो यहाँ पर इनके अंदर मिलती है। और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूं अगर मैं अमीबॉइड्स यहाँ पर, तो सबसे पहला द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो आता है वो आता है अमीबा प्रोटियस का। फ्रेश वाटर में मिलने वाला अमीबा है। ठीक है, इनके अंदर जो सूडोपोडिया मिलते हैं वो लोबोपोडिया टाइप के मिलते हैं। और अगर मैं इनके बारे में यहाँ पर बात करूँ तो इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड वाटर बैलेंस में हेल्प करती है। देखो अमीबा फ्रेश वाटर में मिलने वाला एनिमल है, तो फ्रेश वाटर जो है वो हाइपोटोनिक है और अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो हाइपरटोनिक है। तो कॉन्सेंट्रेशन अंदर की ज़्यादा होने से पानी अंदर की तरफ जाएगा बाय द एंडोस्मोसिस, और अगर ये पानी अंदर जाता रहे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अमीबा बड़ा होकर साइज में फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में सर्वाइव करने के लिए क्या है, जैसे ही पानी अंदर जाता है इसके अंदर क्या होती है, छोटी सी एक वैक्यूल बन जाती है।
ये पानी अंदर आता रहा ऐसे ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल साइज में बड़ी होती गई और ये देखो यहाँ पर किसी एक टर्मिनल एंड पे आके ये बस्ट हुई और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उसको बाहर फेंक दिया। और जैसे ही ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बाहर चला जाता है ये क्या हो गई, वापस डिसअपियर हो गई, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर हो गई। यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रीअपियर एंड डिसअपियर दोनों होती रहती है। तो जैसे जैसे पानी अंदर आता है उस समय ये रीअपियर होती है, साइज में बड़ी होती जाती है और जैसे ही पानी को ये बाहर फेंकती हैं, एक्सपेल करती हैं, तो ये डिसअपियर हो जाती है वापस, है ना। तो इस तरह से साइज चेंज होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। अब अगर इन अमीबा को क्या करें हम, अगर सपोज करो इनको सॉल्टी वाटर में रख दिया जाए तो क्या होगा। अगर इन अमीबा को सॉल्टी वाटर में रख दिया जाए जहाँ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, अब हाइपरटोनिक हो गया बाहर का सॉल्यूशन, तो ऐसे केस में क्या होगा, इन दैट केस इनकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो डिसअपियर हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नाउ देयर इज़ नो नीड ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन एंड वाटर बैलेंस। और इसी तरह से अगर इनको डिस्टिल वाटर में रख दिया जाए तो डिस्टिल वाटर में रखने से क्या होगा भाई, तो डिस्टिल वाटर में रखने पर इनकी ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और भी तेज़ी से काम करेगी, फास्टली काम करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कहूँ तो पिलोमिक्सा, और पिलोमिक्सा को हम जायंट अमीबा बोलते हैं क्योंकि साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है कंपैरेटिवली, और फ्रेश वाटर में मिलने वाला अमीबा है ये। और इसी तरह से अगला एग्जांपल अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे बनते हैं, जो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला इसको डिस्कवर्ड किया लॉश ने। मोनोजेनेटिक होता है, ह्यूमंस के अंदर मिलता है, हमारे अंदर ये हमारा जो अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर यहाँ पर ये इनहिबिट करता है। मोनोजेनेटिक एक होस्ट में रहने वाला एनिमल है और ये हमारे अंदर एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस कहते हैं। तो अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस जो डिजीज़ है ये हमको कॉज होती है बाय द एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, अब आपसे पूछे भाई इसके सिम्टम्स क्या हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स। तो आप इसके सिम्टम्स अगर देखो तो देखो यहाँ पर एक तो सिम्टम इसका क्या हो गया, एब्डोमिनल पेन्स होना। ठीक है, एब्डोमिनल पेन्स होते हैं यहाँ पर, यानी आपको पेट में मरोड़े चलने वाली कंडीशन, पेट में मरोड़े कहते हैं ना कि पेट में मरोड़े चल रहे, तो पेट में मरोड़े चलना या एब्डोमिनल पेन यहाँ पर होता है। डायरिया अगला जो कॉमन कैरेक्टर है इसका, डायरिया, लूज मोशंस होते हैं और लूज मोशंस के साथ कभी कभार ब्लड एंड म्यूकस का जो म्यूकस है वो भी यहाँ पर सिक्रीट होता है विद द स्टूल। तो हमारे स्टूल के साथ जो है म्यूकस और ब्लड का रिलीज होना और एब्डोमिनल पेन या डायरिया होना एक इंडिकेशन है इसका। ना यहाँ एक नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसकी जो पैथोजेनिक फेज है वो कौन सी है। तो असल में एंट अमीबा दो फॉर्म्स में मिलता है, एक होता है मैग्ना फॉर्म और एक होता है माइन्यूटा फॉर्म। तो मैग्ना फॉर्म जो है वो पैथोजेनिक होती है, वो डिजीज़ कॉजिंग होती है। तो जब भी कभी कंटामिनेटेड वाटर या फूड के साथ ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये हमारे को डिजीज़ करता है, मैग्ना फॉर्म है ना, पैथोजेनिक है। लेकिन माइन्यूटा फॉर्म जो होती है ना, ये माइन्यूटा फॉर्म नॉन पैथोजेनिक है, ये हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हमारे को डिजीज़ कॉज नहीं करता। तो ये यहाँ पर अगर हम ध्यान रखें तो अबाउट द एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका आप नोट कर सकते हैं ये चीज़ कि इसके अंदर दो फॉर्म्स मिलती हैं, मैग्ना एंड माइन्यूटा। मैग्ना फॉर्म जो है वो पैथोजेनिक है और माइन्यूटा जो फॉर्म है वो नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, नाउ अगला फ्लैजिलेटा। देखो एटा वर्ड आ रहा है यहाँ पर एज ए सफिक्स, ठीक है, ध्यान रखना, फ्लैजिला प्लस एटा। याद रखना जब भी कभी एटा वर्ड एज ए सफिक्स आता है किसी भी उसमें, तो आप एटा का मतलब होता है रखने वाला, बियरिंग। तो फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा मतलब फ्लैजिला रखने वाला, फ्लैजिला बियरिंग एनिमल्स क्या कहलाते हैं, फ्लैजिलेटा कहलाते हैं। तो ये फ्लैजिलेटा के अंदर क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर फ्लैजिला मिलेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखने की बात है। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कमेंसलिज्म भी हो सकते हैं या सिम्बायोटिक कंडीशन वाले भी हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की है कि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला प्रेजेंट होने के साथ साथ ये यहाँ पर फ्री लिविंग एक्वेटिक कंडीशन वाले हो सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में। एंड देन नेक्स्ट कैरेक्टर अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो वो हो गया इनके अंदर हैबिटाट के बारे में, जो मैंने कहा कि फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पैरासिटिक या कमेंसलिज्म होता है। उसके साथ यहाँ पर जो है इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन, अब वो तो मैं अभी कह ही चुका हूँ कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है ना, बॉडी इनकी कैसी है,
बाइलिकल से वही प्रोटीन रिच कवरिंग है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा, अगर वो फ्री लिविंग है तो होलोजोइक है, अगर वो पैरासिटिक है तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा या सेप्रोबाइक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो है इनके अंदर किससे होता है, बाइनरी फिशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इनके अंदर भी बाइनरी फिशन है और बाइनरी फिशन के दौरान जो है ये अपने आप को डिवाइड करते रहें। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक बात ध्यान रखना कि लेट मी एक बार अगर यहाँ पर देखा जाए तो इनके अंदर देखो बेटा, ये एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करें यहाँ पर। तो एग्जाम्पल में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो डिजीज़ कॉजिंग हैं यहाँ पर, और इनमें सबसे पहला ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से हमको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उनमें इन्फेक्शन होता है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इन्फेक्शन से इंसान जो है लेथार्जिक हो जाता है और अनकॉन्शियस होता है, तो नींद बहुत आती है उसको, सुस्ती बहुत आती है, आलसी हो जाता है, और इसलिए इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ कहते हैं। अब अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ के साथ यहाँ पर नीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है पहली चीज़ तो ये इसका वेक्टर कौन है या कैरियर कौन है। तो इसका वेक्टर या कैरियर है सिसी फ्लाई, या जिसको कुछ लोग सेट्सी फ्लाई भी प्रोनाउंस करते हैं। स्पेलिंग याद रखना, सिसी फ्लाई या सेट्सी फ्लाई। मैं सिसी फ्लाई प्रोनाउंस करता हूँ। और इसका जूओलॉजिकल नेम क्या है, तो इसका जूओलॉजिकल नेम है ग्लोसिना पैल्पिस। तो सिसी फ्लाई जिसका नाम है ग्लोसिना पैल्पिस, ये इसका वेक्टर है। तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस डाइजेनेटिक होस्ट है, 2 होस्ट में रहने वाला है। ठीक है, सिसी फ्लाई जब बाइट करती है तो हमारे सलाइवा में ये क्या करती है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को डाल देती है, इनोकुलेट कर देती है, जिसके कारण हमको एक डिजीज़ हो सकती है। और उस डिजीज़ का नाम क्या बोला मैंने यहाँ पर, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस यहाँ पर जो है ये कॉज करता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, वेक्टर है सिसी फ्लाई। तो दूसरा है लीशमानिया डोनोवनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीशमानिया डोनोवनाई से हमको एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है काला आजार फीवर या डमडम फीवर। ठीक है, तो काला आजार या डमडम फीवर करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है भाई, लीशमानिया डोनोवनाई। और लीशमानिया डोनोवनाई को अगर हम बात करें तो इसका भी एक वेक्टर है, उस वेक्टर का नाम है सैंड फ्लाई, जिसका जूओलॉजिकल नेम है फिलोबोटमस। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का वेक्टर जो है वो है सिसी फ्लाई, जबकि काला आजार कॉज करने वाले लीशमानिया डोनोवनाई का जो वेक्टर है वो है सैंड फ्लाई फिलोबोटमस। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको ध्यान होने चाहिए, ये दोनों में यहाँ पर याद रखने वाली बात है। तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस सिसी फ्लाई से, और लीशमानिया डोनोवनाई को कौन करता है, सैंड फ्लाई यहाँ पर। अगला है ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट नाम तो याद होना ही चाहिए। ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई से यहाँ पर एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है चागास डिजीज़। अगला है इसी तरह से लीशमानिया ट्रॉपिका। तो लीशमानिया ट्रॉपिका के बारे में अगर मैं कहूँ तो इससे होता है हमको क्यूटेनियस ओरिएंटल सोर डिजीज़ होती है, या स्किन लीशमानियासिस एक डिजीज़ हो जाती है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमको थोड़ा सा याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट जियार्डिया। जियार्डिया जो है इसका कॉमन नेम यहाँ पर जो है वो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। बहुत कॉमनली ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है, और ये हमारे को कॉज करता है जियार्डियासिस डिजीज़। तो जियार्डियासिस कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर जियार्डिया, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ठीक है, अगला है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। देखो फीमेल्स के अंदर कई बार एक इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोरोइया, जिसमें फीमेल के अंदर वेजाइनल सिक्रेशंस रिलीज़ होता है जो कि बदबूदार होता है, फ्रोथी डिस्चार्ज होता है। और जब वो फीमेल्स यूरिनेशन के लिए जाती हैं तो यूरिनेशन के दौरान उनको बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है, इचिंग खुजली महसूस होती है, और फ्रोथी डिस्चार्ज वहाँ पर रिलीज़ होता है। वाइट एक फ्रोथी डिस्चार्ज डिजीज़ रिलीज़ होता है बिकॉज ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है ये
वहाँ पर वेजाइना या जेनाइटल एरिया में इनहिबिट करने वाला ऑर्गेनिज्म है, और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि फ़ीमेल में कॉज होती है, जिसके लिए फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है फीमेल्स को लेना पड़ता है। डिजीज़ का नाम है ल्यूकोरोइया। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है ये फीमेल्स के अंदर ल्यूकोरोइया डिजीज़ कॉज करता है। ध्यान देना, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग एंड फ्रोथी डिस्चार्ज करेक्टर से। नेक्स्ट है ट्राइकोनिम्फा कैम्पेन्यूला। देखो, मैं इसके बारे में बात करूं उससे पहले एक चीज़ समझो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेलुलोज का डाइजेशन होता है तो उसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, जिस एंजाइम का नाम है सेल्यूलेज। अब एक बात ध्यान रखना, सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए, देखो मैं यहाँ लिख दूँ जरा एक सेकेंड तो फिर आपको थोड़ा समझा पाऊँगा। सेल्यूलोज का डाइजेशन के लिए क्या चाहिए भाई? सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए। अब ये सेल्यूलेज एंजाइम जो है ये डाइजेस्ट करके इनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है, डाइजेशन का काम करता है। अब एक बात ध्यान रखना, सेल्यूलेज एंजाइम पूरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म में से सिर्फ 2 कैटेगरी के कुछ ऑर्गेनिज्म में रिलीज होता है, या तो सम ऑफ द बैक्टीरिया, नॉट इन ऑल, सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है जिनके अंदर सेल्यूलेज एंजाइम सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी होती है, और या अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो सम ऑफ द प्रोटोजोन्स, इनमें, नॉट इन ऑल, सम ऑफ द प्रोटोजोन्स, ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्यूलेज एंजाइम सिंथेसाइज कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब उनकी एलिमेंट्री कैनाल में वहाँ पर कोई सिम्बायोटिक कंडीशन में या तो कोई बैक्टीरिया है या कोई प्रोटोजोआ वहाँ पर है। ठीक है। अब जैसे आप देखो, अगर टर्माइट के बारे में बात करूं तो टर्माइट्स जो हैं सेल्यूलोज का डाइजेशन कर लेते हैं, लकड़ी खा जाते हैं, है ना, कागज़ खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या मिलता है, उनकी इंटेस्टाइन में यहाँ पर ट्राइकोनिम्फा कैम्पेन्यूला करके एक जो प्रोटोजोआ है जो यहाँ से बिलोंग कर रहा है वो मिलता है एज ए सिम्बायोट, जो सेल्यूलेज एंजाइम रिलीज करता है, और उस सेल्यूलेज एंजाइम के कारण वो क्या कर सकते हैं, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो ध्यान देना, टर्माइट्स के अंदर मिलने वाले सिम्बायोटिक प्रोटोजोन का नाम क्या है? ट्राइकोनिम्फा कैम्पेन्यूला है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉकरोच के बारे में, तो कॉकरोच भी देखो किसी भी चीज़ को खा लेता है, लकड़ी, कागज, कुछ भी खा लेता है, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, और उसमें प्रेजेंट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेता है। तो वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इसके अंदर भी, इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल में भी यहाँ पर कोई एक प्रोटोजोआ मिल रहा है, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? लोफोमोनास। तो ध्यान देना, टर्माइट के अंदर ट्राइकोनिम्फा कैम्पेन्यूला, और कॉकरोच के अंदर जो प्रोटोजोआ जो यहाँ पर इसी काम को कर रहा है वो लोफोमोनास। तो लोफोमोनास यहाँ पर सिम्बायोटिक कंडीशन में है, और वो सिम्बायोटिक कंडीशन में यहाँ पर उनको क्या करता है भाई? सेल्यूलेज का सिंथेसाइज करके और उसमें डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर इसके बारे में बात। नाउ नेक्स्ट आया सीलिएटा। देखो एटा शब्द आया वापस, है ना। तो एटा मतलब मैंने क्या कहा था? बियरिंग, रखने वाला, और सीलिया आगे प्रीफिक्स माने सीलिया रखने वाले ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हम कहें तो इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे। तो हैबिटाट अगर हम कहें, फ्री लिविंग कंडीशन में एक्वेटिक, फ्रेश वाटर या मरीन वाटर में मिल जाते हैं। बॉडी इनकी भी कवर्ड है बाई पेलिकल, इसलिए सॉफ्ट होगी और फ्लेक्सिबल होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ इनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एनिमल लाइक फीडिंग इनके अंदर मिलती है यहाँ पर भी। ठीक है। एंड डेफिनेट इनकी खास बात जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ, इनमें कुछ डेफिनेट पोजीशंस होंगी, डेफिनेट रीजंस होंगे जहाँ से फूड अंदर एंटर करेगा या अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर एग्जिट करेगा। ठीक है। यानी इंजेशन और इजेशन के लिए स्पेसिफिक रीजंस प्रेजेंट होते हैं इनमें। हालांकि सिंपल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में इस तरह की चीज़ और दूसरों में नहीं देखी, लेकिन यहाँ सीलिएटा के ऑर्गेनिज्म में ये आप चीज़ देखोगे कि इनके अंदर ये मिल रहा है। ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, डायग्राम में आगे मैं बात करूंगा, लेकिन इनको क्या कहते हैं? इंजेशन के लिए जो स्पेशल जगह जहाँ से फूड अंदर एंटर होता है उनको हम कहते हैं यहाँ पर साइटोस्टोम या सेल माउथ। जनरल वर्ड हो गया देखो सेल माउथ, है ना, या साइटोस्टोम। ठीक है। अब देखो ऐसे ही इजेशन के लिए अगर हम कहें यहाँ पर, तो इजेशन के लिए यहाँ पर है साइटोप्रॉक्ट या सेल एनस, है ना, या हम इसको साइटोपाइजी भी कहते हैं, साइटोपाइजी। तो साइटोपाइजी भी कहा जाता है। तो साइटोप्रॉक्ट मतलब रेक्टम और एनस वाला पार्ट। तो यहाँ पर सेल एनस या साइटोप्रॉक्ट हमने कहा उससे रिलेटेड, तो सेल एनस, साइटोप्रॉक्ट या साइटोपाइजी कहा जाता है। नाउ सीलिएटा के ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, माने 2 तरह के न्यूक्लियस यहाँ पर इनके अंदर मिलते हैं, 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस।
वन इज़ लार्जर इन साइज एंड वन इज़ स्मॉलर इन साइज। जो लार्जर है उसको हम मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं और जो स्मॉलर इन साइज है उसको हम माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ फंक्शन में डिफरेंस है भाई, तो हाँ कहते हैं बिल्कुल है। जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को और ग्रोथ को कंट्रोल करता है, सिर्फ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम कर रहा है मैक्रोन्यूक्लियस। लेकिन माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, ये इनहेरिट करता है जीन्स को। ऐसे ही लोकोमोटिव ऑर्गन्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो देखो, मैंने पहले ही बोल दिया था कि इनके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन क्या है, सीलिया है। तो यहाँ पर लोकोमोटिव ऑर्गन क्या है भाई, सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से ये मूव करते हैं। बॉडी पे चारों और कई सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, मैनी, है ना, और वो यहाँ पर इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो सीलिएटा यहाँ पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ट्रांसफर बाइनरी फिशन के थ्रू, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन मिलता है यहाँ पर इनके अंदर एसेक्सुअल। एग्जाम्पल्स अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो देखो, ये एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आया है यहाँ पर पैरामीशियम, जिसको हम स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल चप्पल के जैसा लग रहा है ना, और इसीलिए स्लीपर चप्पल है ना, वहाँ से ये वर्ड आया स्लीपर एनिमल क्यूल। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखो तो देखो ये यहाँ पर ये दिख रहा साइटोस्टोम, ये जहाँ से फूड एंटर कर रहा है, ये साइटोस्टोम जहाँ से फूड एंटर कर रहा है, और ये एग्जिट के लिए देखो ये साइटोपाइजी जहाँ से फूड बाहर निकल रहा है, जिसको हम सेल एनस कह रहे हैं। और ये दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ के लिए, और माइक्रोन्यूक्लियस जो कि रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के बारे में सबसे पहली बात, ऑल आर एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट होते हैं, है ना। एंडोपैरासाइट है तो मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता है, ना इनके अंदर कोई सीलिया है, ना कोई फ्लैजिला है, ना ही कोई सूडोपोडिया है। लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट है, लोकोमोटिव ऑर्गन होते ही नहीं है इनके अंदर। दे ऑल आर एंडोपैरासाइट इन नेचर, ठीक है। अब उसके साथ अगर हम स्पोरोजोआ के बारे में बात करें यहाँ पर, तो एक बात समझना कि ये एंडोपैरासाइट जब है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनके अंदर क्या होगा भाई, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनके अंदर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेगा, और ये हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं वहाँ पर, और डिजीज़ कॉज करने का काम करते हैं। तो देखो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल और क्यूटिकल, तो इनकी बॉडी के ऊपर पेलिकल या क्यूटिकल मिलेगा। अब क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है तो यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर मल्टीपल फिशन के थ्रू मोस्ट कॉमनली होता है, हालांकि दूसरे और मोड भी हो सकते हैं, बट मल्टीपल फिशन जो है मोस्ट कॉमन है। जैसे अपन जब आगे प्लाज्मोडियम के बारे में स्टडी करेंगे क्लास 12 में, तो वहाँ स्पोरोगनी में एक प्रोसेस बात करूँगा, वो यही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ सिनगैमी यहाँ पर इनके अंदर होता है। अब ऑर्गेनिज्म ये जो है सिंगल होस्ट में मोनोगेमेटिक हो सकते हैं या बाइगेमेटिक हो सकते हैं, दो होस्ट में मिल सकते हैं। एग्जाम्पल्स में कहें यहाँ पर तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ जो आया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में देखो ये आ गया, ये प्लाज्मोडियम है ना, अंडरलाइन कर दिया देखो मैंने, क्योंकि हैंड रिटन है तो ये अंडरलाइन कर दिया मैंने यहाँ पर इसको। प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट जिसको हम कह रहे हैं, और ये एक डाइजेनेटिक होस्ट है। प्लाज्मोडियम दो होस्ट में रहता है। इसका पहला होस्ट जो है एक जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज में मिलता है, मेल एनोफिलीज में नहीं मिलता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। यहाँ क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाता है भाई इनकी इन्फेक्टिव स्टेजेस कौन सी है, तो ये याद रखना, हमारे अंदर ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने वाली प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेजेस उसका नाम है स्पोरोजोइड, है ना। अगर ये स्पोरोजोइड हमारे अंदर आ जाए तो ये हमारे अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते समय हमारे को मलेरिया फीवर कॉज कर सकता है। और हमारे से जब मॉस्किटो हमको बाइट करता है तो जब हमारे ब्लड को सक करता है तो उसके साथ हमारी बॉडी से अगर गैमेटोसाइट स्टेज वहाँ चली जाती है अगर मॉस्किटो में, तो वो लाइफ